हेलो दोस्तों, एरोडाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साथियों, तो संविधान में हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं, हम उसके बारे में जो बात कर चुके हैं। तो हम आर्टिकल 15 को कल, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 और 19 को हम जो है कल विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। साथियों, अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है साथियों, तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस जो है वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं साथियों। ठीक है, किस तरह से जो हमने एक एक आर्टिकल को किस तरह से डिफाइन किया है, बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ से आपका विद सिंगल क्वेश्चन आपका कहीं भी छूट कर नहीं जाएगा साथियों। किसी भी एग्जाम में आप बैठे हो, चाहे वो SSC का हो, SSC लेवल पर हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, आपका वहां से क्वेश्चन जो है छूटकर साथियों नहीं जाएगा। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 जो है वो क्या कहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम साथियों, जो मैंने आपसे कहा था कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि संविधान में जो आरक्षण, जो मतलब स्वतंत्रता का नियम है, वो कैसे स्वतंत्रताएं जो है वो कितने टाइप्स की हैं, कितनी तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये कल हम 19 में बात कर चुके हैं। साथ ही साथ दोष सिद्धि के आज आर्टिकल जो है 20 जो पढ़ेंगे हम, दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण। किसके संबंध में साथियों? दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण। आर्टिकल जो 20 है वो कहता है कि दोष को सिद्ध करने के लिए आपको जो है आरक्षण दिया गया है। ठीक है साथियों, फिर तो हम बात करते हैं साथियों किसके? अनुच्छेद 20 की। किसकी? अनुच्छेद 20 की। क्या कहता है अनुच्छेद 20 साथियों? अनुच्छेद 20 कहता है कि अनुच्छेद 20 कहता है साथियों कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे क्या? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। साथियों किसके? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब दोष सिद्धि की बात कर लेते हैं कि क्या है ये। तो इसमें दो तरह की विधियां हैं साथियों। तो क्या है? कार्योत्तर, यानी कोई भी दोष करने से पहले की विधि। ठीक है, तो कार्योत्तर विधि के से संरक्षण नंबर 1 इसमें विधि है साथियों। क्या विधि है? कार्योत्तर विधि। कार्योत्तर विधि, कार्योत्तर विधि, इसमें कितनी है? कार्योत्तर विधि के से संरक्षण, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। क्या साथियों? कार्योत्तर विधि से संरक्षण। अब इसमें 2 पॉइंट है साथियों। क्या है? 2 पॉइंट। वो कौन कौन से पॉइंट है? तो जब किसी व्यक्ति को, इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है साथियों, वो दंड नहीं किया है या दंड करने का उसके ऊपर क्या है? संदेह है। ठीक है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए है किसी व्यक्ति को तब तक किसी, इसमें क्या है? किसी व्यक्ति को, समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद जो है समझिए। किसी व्यक्ति को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है, जब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक नहीं किया जा सकता, ठीक है, जब तक, ठीक है साथियों, जब तक उस समय लागू किसी कानून लागू, ठीक है साथियों, उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना हो। ठीक है साथियों, तो ये पहला है। क्या कहता है कि जब कार्योत्तर विधि, यानी जब तक कार्योत्तर यानी कार्य करने से पहले, इसको इस तरह समझिए, कार्योत्तर यानी कार्य करने से पहले, उत्तर
ठीक है। तो किसी व्यक्ति को कार्य करने के, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कार्योत्तर यानी कार्य करने के बाद, तो क्या है कि जब किसी व्यक्ति को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कब तक, जब तक गिरफ्तार नहीं किया सकता, जब तक वो अपराध कर नहीं लेता, ठीक है। कार्योत्तर विधि में क्या है कि अपराध कर लिया उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाएगा। साथियों क्या होगा कि अगर वो अपराध करता है तब ही गिरफ्तार किया जाएगा, यानी उसको वो किसी कानून का उल्लंघन कर ले, यानी कानून का उल्लंघन करने से पहले इसको जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कार्योत्तर यानी कार्य करने के बाद, उत्तर का मतलब कार्य करने के बाद, ठीक है साथियों। तो जब किसी व्यक्ति को जब तक गिरफ्तार नहीं किया सकता जब तक वो किसी कानून का उल्लंघन ना कर दे, इसका पहला पॉइंट है साथियों। दूसरा पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या कहता है साथियों, उसको थोड़ा समझ लें कि अपराध करते समय, कब तक साथियों, अपराध करते समय विधि में तय क्या होता है कि जब अपराध कर रहा है, जब कोई किसने इसने क्या कर लिया, अपराध कर लिया, कोई एक व्यक्ति था उसने क्या किया, अपराध कर लिया। अपराध करने के बाद जो विधि यानी जो कानून बना हुआ है, ठीक है, जो कानून बना हुआ उस कानून के तहत उसे क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो पीछे कानून बनाया गया था उसी के तहत कानून सजा दी जाएगी, या जो नया कानून संविधान में लागू किया गया उसके तहत। जो वर्तमान में कानून है साथियों, किसमें, वर्तमान में कानून है, उसने वर्तमान में अगर कोई अपराध किया है तो जो वर्तमान में कानून है उस कानून के हिसाब से उसे क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है, तो ये पॉइंट बी में हम लिख सकते हैं साथियों, क्या लिख सकते हैं कि अपराध करते समय, अपराध करते समय, अपराध करते समय लागू कानून, लागू कानून, अपराध करते समय लागू कानून के अनुसार ही दंड दिया जाएगा, ठीक है साथियों। यानी क्या है कि जब जो कानून लागू है, ठीक है साथियों, जो कानून लागू है उसी के अनुसार दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्या है कि जो पहले कानून लागू था अब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और वो कानून निरस्त हो गया है, ये तो उस कानून के जो है हिसाब से, यानी पिछले कानून के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। नहीं, जो कानून है वर्तमान में, जो कानून है, ठीक है, वर्तमान में जो कानून है उस कानून के हिसाब से ही सजा दी जाएगी। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, तो इसमें पहला पॉइंट है कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण, किस तरह से जो कार्य है उसकी विधि से, मतलब कार्योत्तर यानी किस तरह से कोई भी व्यक्ति अपराध कर देता तो उसके बाद में क्या उसका प्रोसेस है उसके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो जब तक इसमें क्या है कि गिरफ्तार कब तक नहीं कर सकते, जब तक कि वो किसी कानून का उल्लंघन ना कर दे, या किसी कानून को जो है वो उल्लंघन ना कर दे, या कोई भी अपराध कर ना ले, तब तक तो उसको क्या है पकड़ा नहीं जा सकता। दूसरा, जो कानून तय है उस कानून के हिसाब से उसे सजा दी जाएगी, जो वर्तमान स्थिति में कानून है उसके हिसाब से सजा दी जाएगी, दूसरे के हिसाब से उसको सजा नहीं दी जाएगी। इन फ्यूचर मान लीजिए अगर सपोज कीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने, क्या कोई एक व्यक्ति है ए, इसने जो है आज, ठीक है, कल जो है कल ठीक है, कल कोई अपराध किया, क्या किया, अपराध किया, कल इसने कोई अपराध किया और आज कोई एक दूसरा नियम लागू हो गया, एक नया कानून लागू हो गया। आज क्या हुआ साथियों, आज एक नया कानून लागू हुआ, ठीक है साथियों, क्या हुआ, एक नया कानून लागू हुआ। जब आज कोई नया कानून लागू हुआ, इसने जो कल अपराध किया था तो इसको जो सजा दी जाएगी वो कल के कानून के अपराध के हिसाब से दी जाएगी। क्या दी जाएगी, कल के कानून, ये नए कानून के हिसाब से नहीं दी जाएगी। ये नया कानून अब लागू हुआ, लेकिन इसने जो अपराध किया था वो पीछे, यानी जो वर्तमान में जो कानून था, यानी जो पहले कानून था जिस कानून के हिसाब से सजा की जाएगी तो उसके हिसाब से इसको सजा दी जाएगी, कल के कानून के हिसाब से, ठीक है साथियों। तो ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए, जो वर्तमान में कानून है। इन फ्यूचर में क्या बदलाव हो सकते हैं, या भूतकाल में देख लेते हैं, भूतकाल और फ्यूचर काल यानी भविष्यकाल में जो कानून होंगे वो नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। इन दोनों के लिए क्या है, मना दी है कि आप जो वर्तमान में कानून है वो वर्तमान में कानून के हिसाब से दीजिए, ठीक है, और जो भूतकाल है और भविष्यकाल जो है उसको हटा दीजिए, उससे आपके कानून को कोई मतलब नहीं है। जो अपराध इसने किया है तो वो अपराध के लिए उसी के टाइम जो संविधान में कानून है वही सजा के हिसाब से जो है उसको सजा दी जाएगी, ठीक है साथियों। तो ये था हमारा पहला यानी भूतलक्षी कार्योत्तर के विधि से संरक्षण। अब हम संसद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि संसद को क्या अधिकार दिए गए यहाँ पर, ठीक है साथियों, कि संसद जो है वो क्या कर सकती है। संसद साथियों, संसद को जो है वो दंड यानी कोई भी अपराध यानी सजा देने के लिए जो है वो कानून बनाने का अधिकार है। हम देख लेते हैं संसद के बारे में, किसके बारे में साथियों, संसद के बारे में, कि जो सजा है, सजा देने का जो अधिकार है
वो कानून उसके रूप में कौन बना सकता है? तो वो संसद बना सकती है, संसद। इसमें 2 पॉइंट है साथियों। पहला पॉइंट क्या है कि संसद जो है वो दंडलक्षी वो भूतकाल में दंडलक्षी संविधान, दंडलक्षी कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है साथियों, तो संसद को भूतलक्षी, संसद को भूतलक्षी भूतलक्षी दंडीय विधि बनाने का अधिकार है। यानी ये जो है क्या ऐसे कानून बना सकती है साथियों? क्या संसद भूतलक्षी दंडनीय, ध्यान में रखिएगा साथियों, क्या दंडनीय विधि यानी जिसमें सजा का प्रावधान किया गया हो उसको अधिकार। क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसे कानून बनाने का अधिकार किसको है जिसमें सजा का प्रावधान किया गया हो, तो वो किसको है साथियों? संसद को है। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं हम सिविल सेवा के बारे में साथियों। किसका? सिविल सेवा में भूतलक्षी कानून बना सकती है। ठीक है, सिविल सेवा में भूतलक्षी कानून बना सकती है, ठीक है साथियों। यानी सिविल सेवा में अब जो सिविल सर्विसेज होती है, सिविल सर्विसेज में भी कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? तो वो संसद का अधिकार होता है साथियों। किसका अधिकार होता है? तो यहाँ पर दंडनीय विधि जो बनाती है वो कौन बनाती है? तो वो भी संसद ही बनाएगी। ठीक है, और जो हमारी सिविल सेवा होती है उनमें जो विधि बनाने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है? तो वो भी हमारा संसद के पास ही होता है। ठीक है साथियों, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की कि दोहरी प्रवृत्ति की, जो दोहरी क्षति जो होते हैं, दोहरी क्षति से संरक्षण में किस तरह से, यानी कोई कानून, किसी ने कोई अपराध किया और अपराध करने के बाद जो है वो मतलब उसको एक टाइम में एक ही बार सजा दी जाएगी, एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको 2 बार एक अपराध के लिए सजा दे दी जाएगी। सपोज कीजिए कोई एक व्यक्ति है ए और इसने जो है क्या किया, आज किसी की हत्या कर दी। ठीक है, आज अगर ये कोई हत्या करता है, क्या करता है, आज इसने किसी की हत्या कर दी, तो इसके लिए जो भी सजा होगी, चाहे वो सजा कोई से भी हो, ठीक है, क्या होती है, सजा कोई से भी हो, या कोई चोरी करता है, क्या करता है, ये चोरी करता है, हत्या तो थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे लिख लेते हैं चोरी, क्या करता है, चोरी। अगर ये चोरी करता है, ठीक है, आज अगर इसने चोरी की तो सजा इसको एक तो ये दी जाएगी कि जो वर्तमान में कानून है, ठीक है, वर्तमान कानून के हिसाब से दी जाएगी, और दूसरी एक बार ही सजा दी जाएगी। एक बार चोरी की है तो एक ही बार सजा दी जाएगी, दूसरी बार चोरी करेगा तब दूसरी बार सजा दी जाएगी, केस उस होगा तब चलेगी सजा। ऐसा नहीं है कि एक बार आज इसने चोरी की फिर कहीं और दोबारा चोरी हुई तो इसको ही सजा दी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल संविधान में स्पष्ट कर दिया गया कि भाई इसने एक बार सजा की है, चोरी एक बार की है तो एक ही बार सजा दो। इसको बोलते, अगर दो बार सजा देते तो इसको बोलते दोहरी प्रवृत्ति। क्या बोलते साथियों, दोहरी प्रवृत्ति। तो उससे ही संविधान में रोक लगाई गई है कि दोहरी प्रवृत्ति की जो सजा है उस पर क्या रोक लगाई गई है, आइए उसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं साथियों। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, ड्रॉप करें इसे। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं क्या, दोहरी क्षति से संरक्षण। दोहरी क्षति से, दोहरी क्षति से संरक्षण। तो आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा। लिख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है इसका। दोहरी क्षति से संरक्षण, एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए, ठीक है, एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी, ठीक है साथियों, क्या है, एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को एक ही बार क्या दी जाएगी, एक ही बार सजा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को एक ही बार सजा का प्रावधान किया गया है। नोट में करके लिख लीजिएगा साथियों।
एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है साथियों। यानी एक टाइम में एक ही बार एक अपराध के लिए उसे सजा दी जाएगी, ठीक है। ये है हमारा दोहरी क्षति से संरक्षण, यानी दोहरी, ऐसा नहीं है कि उसको एक ही अपराध के लिए दो बार सजा दी जा रही है, ठीक है साथियों। तीसरा पॉइंट है इसमें, ये तो हमारा सेकंड पॉइंट है, दोहरी क्षति से संरक्षण। अपराध एक, किसी भी व्यक्ति को क्या है, व्यक्ति को एक ही बार सजा का प्रावधान जो है वो किया गया है, ठीक है साथियों। इसमें एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार सजा दी जाएगी। इसमें तीसरा पॉइंट साथियों वो है हमारा आत्मदाह से संरक्षण, यानी आप आत्महत्या नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 जो कहता है वो कहता है कि भाई आपको जीने का अधिकार है, आपकी जिंदगी ऐसी ही नहीं है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 वो आत्मदाह से संरक्षण देता है। आत्मदाह से कोई भी व्यक्ति जो है वो स्वयं अपनी जो है आत्महत्या नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है, अपने आत्महत्या करने की कोशिश करता है और वो बच जाता है तो वो एक क्या है, दंडनीय अपराध है। भाई मर गया तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता, उसका इलाज है ही नहीं कुछ, लेकिन अगर बच गया तो उसको क्या है, सजा का प्रावधान किया गया है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको जीना है और आपको जो है देश हित में कुछ ना कुछ करना है, आप ऐसे जो है नहीं मर सकते, ठीक है। तो ये क्या है हमारा देश हित, तो आपको क्या है, तो आर्टिकल 20 कहता है कि आप जो है आत्मदाह से संरक्षण, तो आत्मदाह से संरक्षण भी आपको कौन देता है, तो आर्टिकल 20, तो इसको आप कर देते हैं साथियों। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, ठीक है साथियों। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3, हम पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, आत्मदाह से संरक्षण। ठीक है साथियों, क्या है आत्मदाह से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को, इसमें लिखेंगे हम, किसी भी व्यक्ति को अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा और एक दूसरा पॉइंट और भी है साथियों, वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर है उसको क्या कर लिया था, अगर गिरफ्तार कर लिया था पुलिस के द्वारा, क्या होता है साथियों, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो गिरफ्तार किया गया उस व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने का अधिकार नहीं है, यानी वो अपने खिलाफ उस पर मजबूर नहीं कर सकते कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो। दूसरा क्या है, वो अपने खिलाफ वकील को कर सकता है, यानी अपने लिए क्या कर सकता है, सलाहकार, एक न्यायिक सलाहकार करने की उसको जरूरत है, तो उसकी छूट जो है संविधान देता है। तो किसी भी व्यक्ति को गवाही अपने खिलाफ गवाही देना, ठीक है। तो ये उसको क्या है, अपने खिलाफ गवाही देना, ठीक है। गवाही को सबूत, ठीक है, सबूत वो इकट्ठे नहीं कर सकता अपने खिलाफ। अगर किसी ने जो है अपराध कर लिया है या अपराध नहीं भी किया, पुलिस ने उसको जाके अरेस्ट कर लिया, तो इस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। पुलिस का प्रेशर होता है कि भाई तुम अपने खिलाफ गवाही दो या जुर्म कबूलो, तो वो अपने खिलाफ गवाही देने से, संविधान सीधा कह रहा है क्या कि अपने खिलाफ गवाही देने से तुम क्या हो, आजाद हो, तुम्हें गवाही नहीं देना अपने खिलाफ। दूसरा, तुम अपने खिलाफ सबूत भी इकट्ठा नहीं कर सकते, अपने खिलाफ अपने पक्ष में कर सकते हैं लेकिन अपने खिलाफ नहीं, ठीक है साथियों। अपने पक्ष में यानी हम अपने आप को सबूत निर्दोष साबित करने के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अपने खिलाफ गवाही देने का अधिकार हमको नहीं है, ठीक है। तो अपने खिलाफ नहीं है। दूसरा क्या है, अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या, गवाही देना, सबूत इकट्ठे करना तथा अपराध को स्वीकारने या कबूल करने
के लिए, ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है साथी, अपने खिलाफ जो है वो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा इसमें हम ये तो पहला पॉइंट था इसका, ठीक है साथी, कैसा पॉइंट था, पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट अगर हम बात कर लें तो उसमें क्या है, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो बाध्य ये क्या है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ये इसमें क्या है कि ये सिर्फ कब, केवल ये कानून कब लागू होता है, जब हमारा केवल आपराधिक मामलों में है, तो ये केवल आपराधिक मामलों के लिए लागू है, केवल आपराधिक मामलों के लिए लागू है, ठीक है साथियों। ये जो हमारा है सिर्फ जो अनुच्छेद 20 है, 20 का जो ये हमारा क्या है साथियों, आत्मदाह से संरक्षण, ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए है, ये सिर्फ हमारे किसके लिए है, आपराधिक मामलों के लिए, यानी कोई अपराध किया तब ये कंडीशन हो सकती है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती है, जैसे सबूत इकट्ठा करना या गवाही में हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं, तो वो हो सकता है, जैसे हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, जैसे पॉलीग्राफ, क्या होता है साथियों, क्या होता है, एक हमारा पॉलीग्राफ, ठीक है, इसका लिए पॉलीग्राफ, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ब्रेन इमेजिंग, ठीक है, ब्रेन इमेजिंग, पॉलीग्राफ, ब्रेन इमेजिंग, नार्कोटिक्स, नार्को टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट नहीं कह सकता, अगर वो चाह रहा है तो ठीक है, नहीं चाह रहा तो ये जबरदस्ती नहीं है कि वो इसके ऊपर अपराध हो, ठीक है। तो पॉलीग्राफ, ब्रेन इमेजिंग, नार्को टेस्ट, ये क्या है, आत्मशंसीय, इनको जो है आत्मशंसीय माना गया है, माना गया है। क्या आत्मशंसीय माना गया, इसका मतलब क्या साथियों, कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है तो चाह करके ये जो है कि हमें इसके खिलाफ जो है ये हमें नहीं कराना है, पॉलीग्राफ, ब्रेन इमेजिंग, नार्कोटिक्स, तो उसका ये अधिकार है, पुलिस उस पर दबाव नहीं डाल सकती कि आपको ये कराना ही है, ठीक है। आत्मशंसीय है, आत्मशंसीय का मतलब हमें अगर ये मंजूर नहीं है कि हमें ये करवाना है तो आप ये जो है पुलिस इसको नहीं करवा सकती, लेकिन गंभीर मामलों में जो है वो थोड़ा अलग होता है, यहाँ पर हम सिर्फ केवल आपराधिक मामलों की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरी इसमें कंडीशन क्या होती है साथियों, तो वो होती है डीएनए टेस्ट, जैसे डीएनए टेस्ट, ठीक है साथियों, डीएनए टेस्ट है, फिंगरप्रिंट है, ठीक है साथियों, क्या फिंगरप्रिंट है, और हमारा ब्लड टेस्ट है। ये आत्मशंसीय नहीं है, ये ब्लड टेस्ट, ये आत्मशंसीय नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल टेस्ट है, तो डीएनए टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फिंगर टेस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं, ब्लड टेस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आत्मशंसीय नहीं है। और जब आत्मशंसीय नहीं है तो पुलिस इसको क्या करा सकती है, वो करवा सकती है, यहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी साथियों, आत्मशंसीय नहीं है, ठीक है साथियों, ठीक है। तो ये हमने देखा कि आत्मदाह से संरक्षण, ये आपको जो है आत्मदाह यानी अपने आप से को कैसे सेव करना है, उसके लिए जो अधिकार संविधान ने दिए वो क्या दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने खिलाफ क्या कर सकता है, गवाही देना, सबूत तथा अपराध को कबूल करने के लिए बाध्य नहीं है, वो बाध्य नहीं है। अगर आपने किया है ठीक है तो आप कबूल कर सकते हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है कोई भी अपराध, कोई जुल्म नहीं किया, आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया, तो आप बाध्य नहीं है, ठीक है, कि आप जो है यहाँ पर ये करें। साथ ही साथ आपको वकील करने की भी आजादी जो है संविधान में दी गई है, वो हम आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग देखेंगे किस तरह से जो है उसमें विस्तृत और चर्चा जो है इसको डिफाइन किया गया है। ये साथियों क्या है कि जीवन जीने का नियम है, ये इस तरह से कहते हैं कि देह सिद्धि के संबंध में संरक्षण, क्या है साथियों, देह सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें केवल आपराधिक मामले लागू होते हैं, यानी जो सिर्फ अपराध के केस होते हैं वही जो है इस आर्टिकल अनुच्छेद 20 के तहत लागू होंगे। दूसरा क्या कि आत्मशंसी मामले क्या क्या माने गए, यानी आत्मशंसी अगर कोई इंसान चाहे तो करवा सकता है, चाहे तो ना करवा सकता, जैसे कि नार्को टेस्ट, ठीक है, ब्रेन इमेजिंग, किसी के ब्रेन में क्या चल रहा है उसकी इमेजिंग कराना, और ये क्या है पॉलीग्राफ में क्या होता है कि आत्मशंसीय माना गया, व्यक्ति चाहे तो इनको करा सकता है, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उसका मौलिक अधिकार है कि वो नहीं कराना चाहता तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, वो नहीं कराना चाहता, भाई नहीं कराना चाहता बस, ठीक है। डीएनए टेस्ट ये आत्मशंसीय नहीं है, इनको क्या है आत्मशंसीय, ये क्या है, ये जो है पुलिस करवा सकती है, यानी डीएनए टेस्ट करा सकती है,
वगैरह प्रिंट करा सकती है, ब्लड टेस्ट कराती है। तो ये हमारा जो है आर्टिकल 20 है साथियों। तो आर्टिकल 20 ये हमारा फिनिश होता है यहाँ पर। आर्टिकल 21 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साथियों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आप जुड़ने के लिए आपको केवल और केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है साथियों, ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अवेलेबल होती रहे साथियों। ये जो पॉलिटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद हम हिस्ट्री का जो है शुरू करने की कोशिश करेंगे अगस्त में ही किसी टाइम से, जैसे हमें टाइम मिल जाता है। जिस तरह से मैं पॉलिटी को डीपली पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से हिस्ट्री को कोशिश करूंगा कि बहुत डीपली लेकर जाऊँ, ताकि आपका जो PCS तक का एग्जाम हो वो बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए साथियों। मतलब आपका कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी छूट कर ना जाए साथियों। यही मेरी उम्मीद है कि आप लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकेंगे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले पाएंगे साथियों। आपका फ्यूचर अच्छा हो साथियों, यही हम कामना करते हैं। धन्यवाद साथियों।